नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। पशुओं के लिए हरे चारे का अच्छा विकल्प है एजोला। एक्वापोनिक्स तकनीक से खेती करके कमाए कम जगह में अच्छा मुनाफा। आज भी भारत में पशुओं को साल भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। दरअसल वर्ष की कम से कम 2/3 समय देश के सभी क्षेत्रों में हरे चारे की किल्लत रहती है। किसान अपने पशुओं को सुबह शाम धान का पुआल या अन्य फसलों का सूखा चारा ही दे पाते हैं और फिर चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिससे पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। और इसी के विपरीत कई पशुपालक दाना बाजार से खरीद कर पशुओं की आहार की पूर्ति करते हैं, जो कि काफी महंगा होता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश कर दें तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए अजोला उत्पादन की विधि और पशुओं के आहार की उपयोगिता के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर से। आज विशेष तौर पे जबकि हमारे खादों की कीमत बढ़ रही है, उपलब्धता में किसानों को परेशानी हो रही है, खेती की लागत दिनों दिन बढ़ रही है, ऐसे में पशुपालक और कृषकों के लिए जो फसलों की खेती करते हैं उनके लिए अजोला एक वरदान से कम नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से विशेष तौर पे धान की फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाने में, भूमि में कार्बनिक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक है। जो हमारे पशुपालक हैं विगत समय से इसका प्रयोग उन्होंने काफ़ी तेजी से बढ़ा है। उनके बीच में अजोला को पशु आहार के रूप में मिश्रित करने पे प्रोटीन की मात्रा जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। सो हम जो अतिरिक्त मिनरल मिक्सचर पशुओं को खिलाते हैं जिसमें हमें काफ़ी लागत आती है, तो इसके प्रयोग के बाद हम उसकी मात्रा को ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। अजोला सस्ता, सुपाच्य, पौष्टिक और पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशुओं के दूध में वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। ये पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। साथ ही पशुओं को अजोला खिलाने से इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है और अधिक दूध देता है। जहाँ तक इसको बनाने की विधि की बात है तो इसको हम दोनों तरह से बनाते हैं। जैसा कि हमारे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक टैंक नुमा हम बना करके 1 मीटर चौड़ा और सुविधा के हिसाब से लंबाई रखते हैं। 1 मीटर चौड़ा हम इसलिए रखते हैं कि अगर हम हाथ से अगर दोनों सिरों से अगर इसको निकालना चाहें तो सुगमता से हम निकाल सकते हैं। और जैसा हमारे पास स्पेस है, इसकी लंबाई के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हम इसको नेट हाउस के अंदर कर सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं, पॉली हाउस के अंदर कर सकते हैं, और ओपन जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं किसी वृक्ष के नीचे जहाँ पे सूर्य की सीधी किरण न पड़े वहाँ पे भी इसको कर लेते हैं। तो या तो हम परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ इसको बनाएं, अथवा जो किसान परमानेंट नहीं बना सकते हैं तो किसी छायादार जगह पे जहाँ पे निकट में जल का स्रोत हो वहाँ पे हम छोटा सा गड्ढा बना करके और उसके ऊपर एक मोटा सा प्लास्टिक का शीट डाल करके जिससे कि उसमें जल को संग्रहित कर सके और इस अजोला को हम लोग तैयार करते हैं। वैसे आज के समय में अजोला की कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अजोला की उन्नत प्रजातियां अजोला पित्रेटा, कैरोलिएना, माइक्रोफिला में से किसी प्रजाति का चयन करके उत्पादन कर सकते हैं। कृषक बंधु, यह काई के रूप में दिखता है लेकिन यह काई नहीं होता है। सो हमें इसकी पहचान को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और जो अपने यहाँ के वातावरण के लिए जो सबसे उपयुक्त प्रभेद है इसका
वो है अजोला पिनाटा के नाम से जाना जाता है। और आप ये देखेंगे कि पत्ती नुमा आकार में जब हम देखते हैं कि इसमें 3 या 4 पत्तियां आ जाती है तो ये हमारे प्रयोग के लिए पर्याप्त होता है। बस थोड़ा सा इसमें यह देखना होता है कि कई बार हम तालाब के या इधर उधर का पानी उसमें अगर डालते हैं तो उसमें डक वीड काफ़ी हो जाता है। चूँकि भूमि सतह पर रहने के कारण कई बार इसमें चींटी या कीड़े चले जाते हैं, तो उसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगल बगल में अगर उसका प्रकोप हो रहा है तो हम चाहे उस गड्ढे के बगल में एक छोटा सा नाला सा बना के उसमें जल डाल दें, जिससे कि उसमें कीड़े या फफूंद न जन्में। कुछ समय के बाद हम इसके पानी को बदलते रहते हैं, जिससे कि इसमें बदबू ज़्यादा न फैले। यह चूँकि बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो अगर हम 1 मीटर बाई 3 मीटर का अगर हम एक या 2 हम अजोला का अपना पिट बना लेते हैं तो एक मवेशी के लिए यह पर्याप्त होता है कि हम पर डे इसमें से कुछ निकाल सकते हैं और हमारा ग्रेजुअली यह तैयार होता चला जाता है। किसान आसानी से अजोला उगाकर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छा होगा और व्यवसाय में भी मुनाफा अधिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व और पशुओं को खिलाने की मात्रा के बारे में। इसको उपनिवेश के रूप में हम मुर्गी पालन में, मत्स्य पालन में, पशु पालन में प्रयोग करते हैं। मछली में भी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो उससे मछली में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसकी उत्पादकता हमारी काफ़ी बढ़ जाती है। जहाँ तक मुर्गी पालन या पशुपालन में है, चूँकि यह जलीय पौधा होने के कारण इसको जब हम निकालते हैं तो उसमें जो अस्थाई पानी में रहने के कारण जो एक दुर्गंध आता है, जिसके कारण हमारे पशु या मुर्गे इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके प्रयोग से पहले इसको हम पानी से अच्छी तरह धो लेते हैं। उसके बाद अगर हम उनके आहार में इसको मिलाते हैं तो उसको वो आसानी से प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग के लिए है कि अगर हमारा 1 मीटर का पिट तैयार है, यानी 1 स्क्वायर मीटर में अगर हमारा अजोला हो रखा है, तो पर डे अगर हम 2 किलो 3 किलो तक अजोला निकालते हैं तो नेक्स्ट डे तक वो फुलफिल रहेगा, यानी कि 7 दिनों के अंदर में इसका चक्र हमारा पूरा होता रहता है। इसलिए इसके लिए विशेष कुछ प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं होती है। उपनिवेश के रूप में हमें इसमें कोई खाद या उसकी सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वातावरण अगर मान लीजिए गर्म हवा चल रही है, ऐसे में इसका क्षति होने की संभावना रहती है, तो थोड़ा सा हमें नमी पे विशेष ध्यान देना होगा, थोड़ा सा छांव देना होता है। अगर हमारा फसल में उतनी हरियाली या उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हम कभी कभी उसमें थोड़ा सा गोबर लेके डाल देते हैं या कंपोस्ट डाल देते हैं। सल्फर का प्रयोग भी कई बार करते हैं, लेकिन वो आवश्यकता के अनुसार है। इसको सीधे रूप में करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः यह प्राकृतिक रूप से फैलता है और जो हमारे किसानों के उपयोग के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बदलते वक्त के साथ खेती करने के तौर तरीके भी आधुनिक हो रहे हैं। पारंपरिक खेती के अलावा आय के स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से किसान अब नई प्रणाली का भी रुख कर रहे हैं और इन्हीं में से एक है एक्वापोनिक्स तकनीक। ये एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें एक साथ मछली पालन और सब्जियों की खेती की जा सकती है, जिससे किसान कम जगह से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है एक्वापोनिक्स तकनीक, इस बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले में स्थित भूटाना गाँव के प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी। और ये जो तकनीक है, इस तकनीक को हम एक्वापोनिक्स फार्मिंग बोलते हैं।
एक्वापोनिक्स का मतलब है मछली और सब्जी एक साथ। किसान भाइयों, एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें एक साथ मछली पालन और सब्जियों की खेती की जा सकती है। इस तकनीक से सब्जियों की खेती के लिए मिट्टी की सतह की जरूरत नहीं होती, बल्कि पानी की सतह पर खेती करके मछलियों के साथ ऑर्गेनिक सब्जियों की भी प्राप्ति होती है, जिससे किसान कम जगह में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमने जो ये विधि है इसको हमने कनाडा से देखा था। इजराइल में भी मैं एक बार जब विजिट करने गया था, वहाँ से भी हमने इसका आइडिया लिया था। वो लोग इसको काफ़ी बड़े स्तर पे कर रहे हैं, तो हमने देखा कैसे वो शुद्ध खाना खाते हैं, साथ में मछली उत्पादन भी ले रहे हैं। तो यही करने के बाद मैंने अपने फार्म पे आकर के इस तरीके का एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का शेड बनाया। इस शेड का जो निर्माण है ये हमने 14 फुट बाय 260 फुट लंबा हमने शेड बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने तिरपाल की तारपोलिन की शीट डाली हुई है ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से रुक जाए, कहीं से लीकेज ना हो। उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर जो शीट बनवाई है थर्मोकोल की, वो इस तरीके की बनवाई है कल को जब इसके ऊपर फल आए तो वजन से वो शीट टूटे ना या वो पानी के अंदर दबे नहीं। तो हमने स्पेशल डिज़ाइन शीट बनवाई है जिसमें हमारे एक शीट में 3 बाई 6 की में 8 पौधे लग सकते हैं। और ये जो विधि है इसमें हमने पंगास मछली है जो पाली हुई है, इसमें हमने एयर ब्रीदर मछली डाली है ताकि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना हो। और इस विधि के अंदर हमने जो सब्जियां चूज की हैं, ज़्यादातर हमने बेल वाली सब्जियां या सलाद पत्ता जैसी जो सब्जियां हैं जिनका वजन शीटों के ऊपर कम आएगा, उस तरीके की सब्जियों का हमने चयन किया है। जैसे कि इसमें शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, सलाद वाला टमाटर है, सलाद पत्ता है, हरा प्याज है, आपका ब्रोकली है। इस तरीके की जो सब्जियां हैं इसमें हमने चयनित की हैं और इसी तरीके की हम सब्जियां यहाँ पे लगाई भी। इस विधि में हम क्या करते हैं, मछली को हम रोजाना 2 टाइम भोजन देते हैं, जो पूरा पौष्टिक आहार होता है मछली का। मछली जब भोजन कर लेती है, जो उसका बचा हुआ मल होता है, उस मल के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर जो है अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, ये सभी जो तत्व हैं मौजूद होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे हम रासायनिक खाद डालते हैं अपने खेत के अंदर, यूरिया डालते हैं, उससे नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में मिलती है पौधे को ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे मछली का जो मल है उसके अंदर ये सभी तत्व प्रेजेंट होते हैं, जिनको पौधे की जो जड़ है, इसके अंदर शीट में जो पौधा हमने लगाया हुआ उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो पानी के अंदर होती हैं। जो जितनी भी जरूरत पड़ने के पास, मतलब जितनी उसको जरूरत है उतने ही वो उसमें से नाइट्रोजन फिक्स करके पानी से ले लेता है। जो भी उसका कार्बन साइकिल है वो भी आप पानी से ले लेता है। तो ये लेने के बाद जो पौधा है वो अच्छे से बढ़ोतरी करता है, ग्रोथ करता है। दूसरा, इसमें जो फल आता है सब्जी का, वो इतना बेहतरीन आता है कि बिना फ्रिज के भी आप उसको शेल्फ लाइफ जो है 8 से 10 दिन तक बिना फ्रिज के बाहर रख सकते हो। जो उसका कलर आता है वो यूनिफॉर्म आता है, सब एक जैसा फल उतरता है इसके ऊपर, कोई भी फल के ऊपर कीड़ा नहीं लगता। जैसे कई बारी सब्जी है आपकी बेमौसमी बारिश होने की वजह से बाहर खराब हो जाती है, तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं किसानों के लिए वो इस शेड के अंदर दूर हो चुकी हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है नलाई गुड़ाई की है, खरपतवार बहुत हो जाती है बाहर, तो रोज की रोज किसानों को मजदूर लगा करके खुदाई करानी पड़ती है सब्जी के अंदर। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने मिट्टी रहित जो खेती है इसमें अपनाया, हमने कोकोपीट का यूज किया है। इसके साथ साथ इसमें हमने वर्मीकुलाइट और परलाइट, ये 3 चीजें ऐड की हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है उसकी जड़ें बहुत इजीली नीचे जा सकती हैं, मिट्टी में जो है सख्त हो जाती हैं, और ये कोकोपीट जो है नरम रहता है, जिसकी वजह से उसकी पौधे जो हैं आसानी से पानी में चल जाती हैं। और इसमें जो सब्जियों का जो फल देने का पीरियड है वो भी काफ़ी लंबा होता है। मतलब आप टमाटर अगर बाहर देखते हैं तो 3 से 4 महीने में फसल जो है उसकी खत्म हो जाती है, यहाँ टमाटर जो है 5.5 से 6 महीने तक फल देता है। किसान भाइयों, एक्वापोनिक्स खेती किसानों को कम जगह में अच्छा मुनाफा देती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि जहां पानी की कमी हो या जमीन बंजर हो, वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक में पारंपरिक खेती के मुकाबले 95% तक पानी की बचत होती है। यही नहीं, एक्वापोनिक्स खेती में मिट्टी की फसल की तुलना में फसल 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है। कम क्षेत्र में अधिक पैदावार देने वाली ये तकनीक दोहरी कमाई का अच्छा विकल्प है। अब बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में रह करके ताज़ी सब्जियां और ताज़ी मछलियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप अपने घर की छत पे ज़्यादा बड़ा नहीं, आप 20 बाय 20 का एक टैंक रखें मछली का, उसके अंदर आप पानी भरें और आप एयर ब्रीदर मछली, पंगास या तिलापिया या देसी मांगुर, इन मछलियों का आप चयन करें और एक टैंक में आप 500 पीस मछलियों के डालें, जिस मछली से आपको लगभग 6 महीने के अंदर 500 ग्राम की उनकी वजन हो जाएगा, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल के करीब आपकी यील्ड हो जाएगी। और उसमें आप 5 तरीके की सब्जियां जो आपके घर रोज जरूरत पड़ती है आपकी, वो सब्जियां उगाएं आप।
उन सब्जियों से आपको ज़्यादा नहीं 6 महीने के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये का सब्जियों से मुनाफा होगा। तो 40 से 50 हज़ार रुपये की सब्जी मात्र आप अपनी छत से उगा सकते हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ भी ठीक रख सकते हैं ऑर्गेनिक भोजन खा करके और मछली खा करके। साथ में आप अपना जो वातावरण है घर का वो भी हरा भरा रख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं किसानों को सभी को सलाह दूंगा भी आप एक्वापोनिक्स की विधि अपनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो इसके साथ जुड़ें और मछली और सब्जी दोनों एक साथ करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फूल गोभी काफी लोकप्रिय सब्जी है। फिलहाल जिन किसानों ने अगेती फूल गोभी की फसल लगाई है वो बढ़वार की अवस्था में है और मध्यम फूल गोभी की रोपाई हो रही है, लेकिन इस समय वातावरण में अधिक नमी होने के चलते इस फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए समय से रोकथाम के उपाय करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN गुप्ता से। गोभी में जो है प्रायः बहुत तरह की बीमारियां लगती है। कुछ प्रारंभिक अवस्था में लगती है, कुछ बाद की अवस्था में लगती है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो रोग लगते हैं उसमें मुख्यतः जो है आपका डैम्पिंग ऑफ करके बीमारी लगती है। इसमें जो है मुख्यतः इसका कारण है कि उस समय पौधे में बहुत ज़्यादा नमी और साथ साथ तापमान रहते हैं। तो इसका मुख्य वजह है कि पौधे में जो उनके पास पौधे का जो विकास करने में बहुत ज़्यादा अगर नमी की मात्रा हो जाती है तो उस समय ये बीमारियां काफ़ी तेज़ी से लगती है। इसमें क्या होता है कि पौधे जो है जर्मिनेशन के 1 सप्ताह के बाद से पत्तियां पीली होकर मरने लगती है। तो ये दूर से ही दिखाई पड़ने लगते हैं कि ये पत्ती पीली होकर मरने लगती है। तो इसका मुख्य वजह है अधिक नमी का होना और जो हमारे सॉइल में जो उसके जो स्पोर्स हैं उसके कारण ये बीमारियां का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके निदान के लिए सबसे पहले हमको बीज उपचार कर लेना है। बीज उपचार में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बेंडाजिम जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसके अलावा एक कार्बोक्जिन दवा आती है जिसको वीटावैक्स पावर के नाम से जानते हैं। इसका हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको उपचारित कर लेते हैं और उपचारित जो है करीब कम से कम 12 घंटे पहले करना चाहिए। दूसरा कुछ रोग जो है इसके पत्तियों पर आते हैं, जैसे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट वगैरह आते हैं और डाउनी मिल्ड्यू आते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू आते हैं। तो ये सब रोगें जो है पत्तियों पर आती है। फूल गोभी की फसल में रोगों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू रोग ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बैगनी भूरे रंग के पड़ते हैं। धब्बों का ऊपरी सतह में पीले रंग का होना और बाद में इस फफूंद के बीजाणु अन्य पौधों पर भी फैल जाते हैं। जब खेत में रोग के लक्षण अधिक दिखाई देने लगे तब रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। और एक रोग लगती है जो पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, उसमें जो है पत्तियों पर पाउडर के जैसे आकार के धब्बे छोटे छोटे बन जाते हैं, उजले उजले धब्बे बन जाते हैं। उसको हम पाउडरी रोग बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोग बोलते हैं। इसके निदान के लिए जो है हमको बहुत सी अच्छी दवा है जो सल्फर युक्त होती है। उसका हम सल्फर युक्त कोई भी ले सकते हैं। उसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको स्प्रे कर देना है। जैसे ही रोग दिखाई पड़े तो एक स्प्रे कर देना है, दूसरा जो है 15 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे कर देने से इसका जो है रोकथाम हो जाता है।
तना सड़न रोग कवक के कारण होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती है और रात में स्वस्थ दिखाई देती है। तने के निचले भाग पर धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद कवक दिखाई देने लगती है। तना सड़ने लग जाता है। रोग की रोकथाम के लिए डाइथीन M45 2 ग्राम दवा बावस्टीन 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा कुछ जो है बैक्टीरिया जनित भी होते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट भी आती है, तो इसके रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा आती है। उसका जो है 2 ग्राम जो है 2.5 ग्राम 10 लीटर पानी में लेके स्प्रे करके इसको रोक सकते हैं। और नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है दवा आती है, उसकी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देने से इसके रोग के प्रकोप को हम इसको कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख रोग जो है हमारे इसमें लगते हैं। इसमें सावधानी बहुत तरह से रखनी पड़ती है। रोगों की रोकथाम के उपाय नर्सरी में बीजों को लगाने पहले कार्बोडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेत में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और फसल को उचित दूरी पर लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें क्योंकि खरपतवार ही रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। तो समेकित रोग प्रबंधन करना पड़ता है। तो समेकित रोग प्रबंधन में बहुत सारी प्रक्रियाओं को समावेश किया जाता है। सबसे पहले जो है उसमें जो बीज का जो चुनाव है वो सही करना चाहिए, स्वस्थ बीज का चुनाव करना चाहिए और अच्छे जगह से ही उस बीज को लेना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे खेतों में बार बार एक ही फसल लेते हैं तो बहुत सारे उसके स्पोर्स की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसमें जो है मृदा जनित रोग बढ़ते रहती है। तो वैसी परिस्थिति में जो है हमको खेतों में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद जितनी मात्रा में हो 2 टन 3 टन और उसमें 10 केजी में करीब करीब आप 100 ग्राम के आसपास ट्राइकोडर्मा मिक्स करके आप उसको गोबर में पहले मिला लें और जब उसमें ग्रोथ उसकी अच्छी हो जाए उसके 3-4 दिन के बाद उसको फिर हम खेतों में डाल दें और उसके बाद खेतों की पूरी तरह से जुताई कर दें। तीसरी बात है कि इसको सही समय पे इसको लगाना चाहिए। अगर पहले भी लगाते हैं उससे भी समस्या आती है और बाद में भी लगाने से उसकी समस्या आती है। तो जो भी उसकी निर्धारित समय है उसको लगाना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव झिंझरी जिला रांची से किशोर लाल महतो ने। आप फसलों में माइट कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो किशोर जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कई तरह के फसल है जो फसल हैं उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। ये फसलें हैं जितना भी लत्ती वर्गीय सब्जी है जैसे कद्दू, झींगा, नेनुआ, लोबिया, फ्रेंच बीन और जो दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग, उड़द और भिंडी, सब्जियों में भिंडी, बैगन इत्यादि सबों में इसका प्रकोप काफ़ी होता है। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल माइट, लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन महीन भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो ये प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है।
पत्तियों के अलावा पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे, तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहां तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशक जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है, जिसे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। स्पायरोमेसिफेन जो बाजार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइट के नाम से उपलब्ध है, और डाइफेंथुराइन नाम का एक रसायन है, वो भी कई नामों से बाजार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का शाम की बेला में, खास करके इसलिए कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में दोपहर के पहले बहुत तापमान अधिक होता है, तो ओबेरॉन या ओमाइट का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर, पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बरूथी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।